दोस्तों, आप लोग को पता है कि न्यूक्लियर सबमरीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है। रिसेंटली आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, द गाजी अटैक। इस गाजी अटैक के अंदर जो सबमरीन हम लोग यूज कर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर था, उसमें हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सबमरीन का यूज किया था। एक अटैकिंग की पोजीशन होती है। ये मान के चलिए कि जब भी कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर वार करता है तो वो तीनों जगह से, चाहे वो समंदर से वार करे, चाहे वो आसमान से करे या फिर जमीन से करे, हम लोगों को तीनों जगह से सचेत रहना पड़ता है, अटेंशन रहना पड़ता है। इस फिल्म के अंदर बताया गया था कि एक बेहतरीन टाइमिंग जो कि न्यूक्लियर सबमरीन से जब टॉर्पीडो फायर होता है तो वो किस तरीके से बच सकते हैं और खुद की क्या टाइमिंग हो ताकि दुश्मन देश की जो सबमरीन है उसको कैसे अटैक कर सकते हैं। इसीलिए हमने भी एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसको रिसेंटली बिल्डअप किया है। आईएनएस अरिहंत की बात है। आप लोग को इससे पहले पता होगा आईएनएस अरिहंत के बारे में। 2009 के अंदर 2007 के अंदर जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक जो सबमरीन थी उसको लॉन्च किया था। उसका नाम था आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत को 2016 के अंदर कमीशन किया गया था इंडियन नेवी के अंदर। उसके एक साल बाद में ही हमने जो सबमरीन लॉन्च की थी वो थी आईएनएस अरिघात। 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया गया और रिसेंटली अब इसको कमीशन जो है वो कर दिया गया है। कमीशन का मीन्स होता है कि अब टेस्टिंग के बाद में ये पूरी तरीके से तैयार है कि अब किसी दुश्मन देश पर अटैक कर सकती है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार भारत पूरे विश्व के अंदर छठा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास में ट्राइड ऑपरेशंस को अंजाम देने की फैसिलिटी है। ट्राइड ऑपरेशंस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे और आखिरकार ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए बात करते हैं हम लोग आईएनएस अरिघात के बारे में। ये भारत की सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। इससे पहले आईएनएस अरिहंत जो है उसको हम लोग यूज कर रहे थे। कल हम लोगों ने एक सेशन लिया था मास्टर वेट के बारे में। आप लोग अगर वाकई में अवेयर है, जागरूक है, अबाउट टू कंसंट्रेशन, फोकस या फिर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जो है वो इस एडिक्शन से दूर रहिए, क्योंकि ये जो है वो आपको कुछ भी सोचने या समझने नहीं देगा। इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो 100 डेज का जो हार्ड चैलेंज है इसको आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। सिर्फ सितंबर से 6 सितंबर से हमारा ये चैलेंज जो है वो शुरू होने जा रहा है और इस चैलेंज के साथ में ही आप लोग अगर जुड़ते हैं तो चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे डिस्काउंट प्राइस में आप लोगों को कोर्स अवेलेबल होगा। तो 100 दिनों तक लगातार आप लोगों को लाइव सेशन दिए जाएंगे। आप लोग कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। रोजाना शाम को 4 बजे 4 PM आपकी क्लास लगती है जिसमें हम लोग एमसीक्यू सेशन लेके चल रहे हैं। 10,000 एमसीक्यूज आप लोगों को प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं ताकि आप लोग वनडे एग्जाम्स के अंदर पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और साइंस जो है इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर सके। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सबमरीन के बारे में। देखिए, इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है एसएसबीएन प्रोजेक्ट के तहत। ये एसएसबीएन क्या है? शिप, मतलब किसी भी शिप से हम लोग उसको लॉन्च कर सकते हैं। समरसिबल कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जब पानी में डूबा हुआ है या फिर लिक्विड कंटेंट के अंदर डूबा हुआ है तो हम लोग कहते हैं उसको सबमर्ज है वो। बैलिस्टिक मिसाइल, आप लोग जानते हैं कि 2 तरह की मिसाइल होती है। एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलकर फिर हमला करती है दुश्मन देश के ऊपर। अगर हम लोग क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो वो ग्राउंड के पैरेलल रन करती है, ट्रेवल करती है और फिर अटैक करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल है और न्यूक्लियर जो है पावर्ड है। तो ये 4 वर्ड जो है वो आप लोग याद रखना। आईएनएस अरिघात इज लाइकली टू बी कमीशन ऑन अगस्त 29 अगस्त को इसको कमीशन किया गया है। विशाखापट्टनम जो शिपयार्ड है वहां पर इसको बिल्ड किया गया था। अकॉर्डिंग टू द डिफेंस सोर्सेस, प्रिपरेशन फॉर द कमीशनिंग सेरेमनी आर इन देयर फाइनल स्टेज। तो अब जो है वो फाइनल स्टेज के अंदर हम लोग आ चुके हैं, ऑलरेडी इसको लॉन्च कर चुके हैं। आईएनएस अरिघात एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आईएनएस अरिहंत। तो आईएनएस अरिहंत को हमने 2016 के अंदर लॉन्च किया था, कमीशन कर दिया था उसको, और उसके बाद में अपग्रेडेड वर्जन, मतलब उस समय जो कमियां रह गई थी, जैसे हम लोगों को अगर किसी मिसाइल को लॉन्च करना है तो वर्टिकली कैसे लॉन्च कर सकते हैं, उसमें और परफेक्शन कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने आईएनएस अरिघात जो है इसकी हेल्प ली है। और इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर अब ये दूसरी मिसाइल आ चुकी है, दूसरी सबमरीन जो है वो आ चुकी है। न्यूक्लियर सबमरीन की अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले बात यह है कि इसके अंदर फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं यूरेनियम फ्यूल। तो न्यूक्लियर प्रोपल्शन फायर्ड सिस्टम होता है, फिजन के ऊपर वर्क करता है और उसमें जो फ्यूल हम लोग यूज लेते हैं वो होता है यूरेनियम। और यूरेनियम के अंदर 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा या न्यूक्लियर फिजन होगा।
तो फिजन के प्रोसेस पर यह चलता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नाभिक संलयन। अगर हम लोग इसके अंदर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करनी है तो दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। पहला तो है कि उसके अंदर प्रोपेलर जो शाफ्ट लगती है, जब वो घूमती है, रोटेट करती है, जैसे जनरेटर के अंदर होता है, जब वो शाफ्ट मूव करती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि रिलेइंग जो टेक्नोलॉजी होती है, मतलब रिएक्टर जो लगा होता है, उसकी हीट से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का हम लोग बेहतरीन यूज कर रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर फ्यूल, ये मान के चलिए कि इसके अंदर जो फ्यूल लगा हुआ है वो हाईली एनरिच्ड फ्यूल है। यूरेनियम को एनरिच किया जाता है 20% तक, और वो जो फ्यूल है अगर एक बार हम लोग यूज करना शुरू करते हैं सबमरीन का, तो अगले 30 साल तक हम लोग रेगुलर उसका यूज कर सकते हैं पानी के अंदर रहते हुए। ये सबसे इसका बेनिफिट है। इसमें बैकअप के तौर पर मान लीजिए कि एक बार के लिए हम लोग माने कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो अगर डिसेबल होता है, काम नहीं कर रहा है, तो इसके बैकअप के लिए डीजल जनरेटर जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो सबमरीन जो है वो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हमारी हेल्प कर सके, उसका यूज हम लोग कर सके। इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका फ्यूल जो है अगर एक बार हमने टॉपअप कर लिया है तो फिर 30 साल तक इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बस बात यह है कि अगर हमको फूड की सप्लाई करनी है क्रू मेंबर्स के लिए तो ही हम लोग ऊपर आने की जरूरत समझेंगे, नहीं तो अगले 30 साल तक ये पानी में रहते हुए निगरानी कर सकती है दुश्मन देश के ऊपर। इसकी स्पीड और पावर की बात करें तो पहले ही हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन है, और न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर पावर जो होती है वो नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है, और इसकी जो स्पीड है वो है 30 नॉट्स। स्पीड बहुत बढ़िया है, इसलिए इसको अपग्रेड किया गया है। आईएनएस अरिहंत के अंदर इससे कम स्पीड में वो वर्क कर रही थी। इसके बाद में स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट्स, बेसिकली बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इसके अंदर यूज की गई हैं। K-15 का इसके अंदर यूज किया गया है। देखिए K-15 का जब हम लोग यूज करेंगे, अगर मैं लिखता हूं K-15 तो इसमें K का जो मीन्स है वो है कलाम। अब्दुल कलाम जो है उनको ये डिवोटेड है, तो कलाम जो है K का मीन्स होता है कलाम, और ये 15 जो है बेसिकली अलग अलग सीरीज नंबर इसके अंदर दिया जाता है। तो व्हेन ए न्यूक्लियर सबमरीन कैरीज न्यूक्लियर वॉरहेड्स इट इज कॉल्ड SSBN, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर हम लोग इसको कहेंगे। अदरवाइज इट इज कॉल्ड SSN। अगर ये मान लीजिए कि इसके अंदर इसको कहेंगे शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर, इसमें से एक वर्ड जो है वो बैलिस्टिक यहां से हट रहा है। तो अगर हम लोग अरिहंत को काउंट करेंगे तो SSBN के अंदर हम लोग काउंट करेंगे, इसी के तहत इसको निर्मित किया गया है। अगर इससे पहले वाली अरिहंत की बात करें तो वो SSN के अंदर काउंट हो रही थी, जबकि अरिघात जो है वो बैलिस्टिक के अंदर काउंट हो रही है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि पहला SSBN प्रोजेक्ट जो है वो हमारा अरिघात के तौर पर है। फिर देखिएगा, अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज की बात करें, न्यूक्लियर सबमरीन है, इसकी साइज बहुत बड़ी होगी। अगर साइज ज्यादा बड़ी है तो इजीली इसको डिटेक्ट कर सकता है, देखा जा सकता है, फिजिकली इसको देखा जा सकता है। तो सबसे बड़ी इसकी साइज की जो है वो प्रॉब्लम है। दूसरा है एक्सपेंसिव, अगर उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है तो बहुत पैसा इसके अंदर लगने वाला है। खास बात है कि इसमें सेफ्टी इश्यूज कई सारे होने वाले हैं। इसके साथ में ही इजीली डिटेक्टेबल है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी शिप है या सबमरीन है, अगर उसको समंदर के अंदर डिटेक्ट कर लिया जाता है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ऊपर इजीली अटैक हो सकता है। अब इसकी साइज इतनी बड़ी है, साथ ही के अंदर जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है तो वो हीट जनरेट करता है। जब वो हीट जनरेट करेगा तो दुश्मन देश के पास में जो थर्मल डिटेक्टर्स हैं वो उस हीट को डिटेक्ट करेंगे और उनको पता लग जाएगा कि यहां पर सबमरीन है, तो वो इजीली उसको डिटेक्ट करके अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई रिस्क होता है एक्सीडेंट्स को लेकर, मान लीजिए कि एक सबमरीन जो है वो किसी भी चीज से टकराई है, डैमेज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर उसके अंदर है, तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। और ऐसे कई जो एग्जांपल्स है वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें 1961 के अंदर K-19 का इंसिडेंट था, उसके बाद में USS थ्रेशर डिजास्टर 1963 के अंदर हुआ था, जिसमें पूरी तरीके से सबमरीन जो है न्यूक्लियर सबमरीन वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी और रिएक्टर जो था उसके रेडिएशंस फैलने शुरू हो गई थी। इसलिए हम लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है इसके अंदर, अगर एक्सीडेंट होता है तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ATV प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। ATV के तहत चल रहा है और ATV को जो लॉन्च किया गया था वो 1980s के अंदर लॉन्च किया गया था, ताकि हम लोग सबमर्सिबल जो सबमरीन्स होती हैं इनको बना सके। INS अरिहंत की बात करें, इसके बाद में अरिघात की बात करें, या फिर अब एक और जो है वो आ रही है S3, वो हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट है जिसको 2023 के अंदर लॉन्च किया जा चुका है। याद रखना 2009 के अंदर अरिहंत को
2017 के अंदर अरिघात को और 2023 के अंदर लॉन्च कर चुके हैं S3 को। तो ये टोटल 3 जो है वो हम लोग अरिहंत क्लास सबमरीन जो है ये इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। सबसे पहली यही क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। इसके बाद में अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो सबसे मेन इसका फीचर है कि ये जो मिसाइल्स आप लोग ये देख रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। ये फीचर नहीं था। इससे पहले हम लोग टॉर्पीडो फायर करते थे, उसमें भी ये मिसाइल्स लगी रहती थी, लेकिन वो एक बॉम्ब की तरह होती थी। लेकिन इस बार हम लोग मिसाइल जो यूज कर रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टली यूज कर सकते हैं। K-15 तो लगा हुआ ही है, साथ के अंदर इसमें 8 ऐसी मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। 3500 किलोमीटर। अगर 3500 किलोमीटर तक कोई मिसाइल अगर ट्रेवल करती है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक कॉन्टिनेंट से किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करना हो, जैसे मान लीजिए कि इंडिया आज अटैक करे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो इजीली अटैक कर सकता है सबमरीन के माध्यम से। इसीलिए जो 8 मिसाइल इसके अंदर लगी है वो 3500 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है, जबकि K-15 जो मिसाइल है वो लगभग 750 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। ये इसकी खास बात है। ठीक है, तो INS अरिहंत और अरिघात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अरिहंत जो क्लास सबमरीन है, इसको अपग्रेड करके हमने अरिघात जो है इसको लॉन्च किया है। इट इज द सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बीइंग बिल्ड बाय इंडिया अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV के तहत इसको निर्मित किया गया है। इट कैन अकोमोडेट मोर K4 मिसाइल्स। देखिए K4 है, K-15 है, इसके साथ में K-15। अब देखिए इसमें K जो था मैंने क्या बताया था आपको, कलाम जो है इसके अंदर होगा। इट इज रेडी एंड अंडरगोइंग एडवांस सी ट्रायल्स एंड विल बी कमीशन सून। तो इसको जो है कमीशन तो कर ही दिया गया है। अब तो ये सबमरीन आप लोग देख रहे हैं, इसकी जो विड्थ है मतलब चौड़ाई जो है वो लगभग 11 मीटर के आसपास में है। इसकी जो डेप्थ है मतलब अगर आप लोग देखेंगे कि इसके हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक लगभग 10 मीटर जो है इसका ये पूरा का पूरा विड्थ है। पूरी लंबाई अगर हम लोग देखें तो 11111 मीटर है, मतलब 111 मीटर जो है वो इसकी लंबाई है। ज्यादा बड़ी भी नहीं है, इजीली ये स्टेल्थ हो सकती है, छिप सकती है। थोड़ा साइज जो है वो इसके अंदर कम किया गया है। अब जो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर मिसाइल आ सकती है वो है S4। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो भी चल रहा है, जिसको हमने 2023 के अंदर लॉन्च कर दिया था। S4 जो सबमरीन है इसको लेकर, और S4 बीइंग बिल्ट टू अकोमोडेट 8 K4। मतलब अभी तो क्या है, केवल 2 ही हमने लगाई है। आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर हम लोग जो है वो 8 K4 मिसाइल जो है उनको वहां पर तैनात कर देंगे। इसके साथ में ही 24 K-15 जो मिसाइल्स है उसको भी वहां पे तैनात करेंगे, लेकिन आगे जाकर हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, ये कंपैरेटिव स्टडी है तीनों के बीच में कि INS अरिहंत, फिर उसके बाद में INS अरिघात और फिर S4। ये 3 जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि तीनों के अंदर कंपैरेटिव स्टडी मैंने आप लोगों को बता दी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो क्या होता है। न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है? ट्राइड के अंदर 3 जो लोकेशंस है वहां से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको समंदर से मिसाइल को लॉन्च करना है तो हम लोग सबमरीन का यूज करेंगे। अगर हम लोग हवा से वार करना चाहे तो हम लोग जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके माध्यम से लॉन्च कर सकते हैं। अगर जमीन से लॉन्च करना हो तो हमारे पास में लॉन्च पैड्स होते हैं। अगर तीनों जगह से हम लोग वार कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि वो न्यूक्लियर ट्राइड है। पूरे विश्व के अंदर भारत ऐसा छठा देश जो है वो बन चुका है जो कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है उसके पास में है। ऐसे और देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है, भारत हो ही चुका है, ब्रिटेन है और चाइना है। तो ये कुल 6 देश जो है, भारत छठा देश बन चुका है जो कि न्यूक्लियर ट्राइड से अब लैस हो चुका है। ठीक है, अमेरिका के पास में ट्राइडेंट D5 है, फ्रांस के पास में M51 है, रूस के पास में R29 RMU है, इसके बाद में भारत के पास में K-15 और K-4 2 मैंने बता दिया आपको। ब्रिटेन के पास में ट्राइडेंट D5 है जो कि अमेरिका की दी हुई है। चाइना जो है उसके पास में है JL2। तो ये 6 देश हैं जिनके पास में ये ट्राइड जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल है। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। ये जो हार्ड चैलेंज है वो 6 सितंबर से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग इसमें चैलेंज कूपन कोड यूज करके, क्योंकि अब लगभग 200 के आसपास कूपन जो है अवेलेबल है, ये कूपन जो है वो केवल इसी ऑफर के तहत ही जो है वो दिए जाएंगे। तो चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।